खबर यह कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया उसे पहचान चुकी है। मुस्लिम मुल्क और अरब देश भी इस मसले पर पाकिस्तान के साथ नहीं है। मतलब अरब देशों में भी पाकिस्तान को दूध भात समझा जा रहा है। पाकिस्तान मचाए शोर, पूरी दुनिया ने दिया साथ छोड़। न यूएस, न रूस, न ब्रिटेन, इमरान के दिमाग की बुझी लालटेन। पाक ने कश्मीर पर पटकी लाल, तमाम मुल्कों ने कहा दूध भात। सऊदी यूएई के मंत्रियों को मनाता रहा पाक, नहीं खुली उनकी जबान। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान कलेजा पीट रहा है, पैर पटक रहा है, अपना सिर नोच रहा है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं दे रहा। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अलग थलग हो चुका है। कश्मीर के मसले पर उसका साथ न ब्रिटेन, न फ्रांस, न रूस, न जापान, न अमेरिका और न ही मुस्लिम देश दे रहे हैं। चीन ने भी इस मसले पर करीब करीब चुप्पी ही साध ली है। इसीलिए पाकिस्तान रूठने का नाटक कर रहा है। कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान को हाथ से पीओके जाने का डर सता रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया से रूठने का नाटक कर रहे हैं, खूब पैर पटक रहे हैं। तब जाकर सऊदी और यूएई के 2 मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री अब्देल बिन खादिल अल जुबैर और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायद बिन सुल्तान अल नहान 4 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचे। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धमकी भरे अंदाज में कहा था कि अगर कश्मीर पर अनसुनी की गई तो मुस्लिमों की दुनिया में खतरनाक प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि पाकिस्तान कश्मीर मसले को लेकर सऊदी अरब और यूएई के मंत्रियों के सामने बार बार बोलता रहा। भारत के खिलाफ दोनों देशों का समर्थन जुटाने के लिए उन्हें बार बार उकसाता रहा, मगर दोनों ही मंत्रियों ने पाकिस्तान को खुलकर किसी भी तरह से समर्थन नहीं दिया। हालांकि अभी तक किसी भी मुस्लिम देश ने भारत के खिलाफ कोई सख्त टिप्पणी नहीं की है। अरब देश भी कश्मीर मुद्दे पर या तो खामोश हैं या फिर भारत के साथ हैं। देखिए, जिस देश के प्रिंस के स्वागत के लिए इमरान खान ड्राइवर तक बन गए, जिस देश के राजा के स्वागत के लिए पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया, उसी देश ने मोदी के सिर पर रख दिया सबसे बड़ा सम्मान। यूएई ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था, जिसके बाद अरब देशों की पाकिस्तान में खूब आलोचना हुई थी। लेकिन यूएई ने कश्मीर पर भारत का खुलकर साथ देते हुए इसे भारत का आंतरिक मामला बताया था। सऊदी अरब और यूएई के बाद 5 सितंबर को ओमान का भी एक प्रतिनिधिमंडल इमरान से मिला। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि ये सभी मुलाकात और बात कश्मीर के ऊपर है, लेकिन सबको पता है कि ये रूठे रूठे इमरान को मनाने की कवायद है। मतलब कश्मीर के मसले पर दुनिया उन्हें खिलाड़ी नहीं बल्कि दूध भात मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर की खबर यह कि एक बार फिर से जेएनयू में आजादी के नारे सुनाई दिए। इस बार यहां संघवाद और पीएम मोदी से आजादी के नारे लगे। ये नारेबाजी छात्र संघ चुनाव के प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने की। तो वहीं वामपंथी छात्र संगठन भी यूनिवर्सिटी के मुद्दों को छोड़ पीएम मोदी और सरकार के फैसले पर सवाल उठाते नजर आए। जेएनयू में फिर लगे आजादी के नारे। जेएनयू में एक बार फिर इंकलाब इंकलाब। वंदे मातरम और गोलियों से आरती की आवाज भी गूंजी।
नारेबाजी दिल्ली की उसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो रही है जो 3 साल पहले देशद्रोही नारों की वजह से विवाद में आ गई। और इस बार यहाँ संघवाद और सीधे सीधे पीएम मोदी से आजादी के नारे लगे। नारेबाजी करते ये स्टूडेंट्स कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने JNU छात्र संघ चुनाव के लिए प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले ये नारे लगाए। उधर 12 मिनट के अपने प्रेसिडेंशियल भाषण में NSUI के उम्मीदवार प्रशांत कुमार ने यूनिवर्सिटी के मुद्दों से ज्यादा मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े किए। और जिस तरह से कश्मीर के लोगों को आप नहीं चाहते, बदतमीजी जानते चाहते हैं, मैं इस मन से उस 370 को अपील किया जाए उसकी भर्त्सना करता हूँ। आज जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है, आज जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है, तो जो इनके हमारे प्रधान थे, जो हमारे सरदार थे, वो कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज वही 2 करोड़ रोजगार यहाँ पर कहते हैं और जो मांग रहे हैं मुंह बंद है। जो कहते थे कि 5 ट्रिलियन बिलियन की इकॉनमी होगी, आज वही GDP 5 पे पहुंच चुकी है। बीते 3 सालों से एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे वाम दलों के छात्र संगठनों ने फिर से लेफ्ट यूनिटी के बैनर तले साझा उम्मीदवार खड़ा किया, जिसके अध्यक्ष पद की उम्मीदवार IC घोष के भाषण को भी जरा गौर से सुनिए। सत्य में आया है, दंगा सत्य हो आया है और आज ये हमें आते राष्ट्रवाद के गीत गाते हैं। ये जब बेरोजगार इस देश में बढ़ रहा है, किस तरीके से ये लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखिए, जो जियो का ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं और उसके बाद MTNL और BSNL जैसे गवर्नमेंट संस्थाओं को नीलामी के दे देते हैं। खबर की खबर यह कि चाहे पाकिस्तान चीन से अपनी पक्की दोस्ती का राग अलापता हो या फिर अरब देशों से संबंधों को मजबूत मानने की खुशफहमी पाले हो, लेकिन मोदी के आगे सब फेल है, क्योंकि मोदी की दोस्ती जिससे होती है वो सबसे खास होती है। लेकिन जब बात मोदी और पुतिन की दोस्ती की होती है तो ये जोड़ी सबसे आगे पहुंच जाती है और इससे पाकिस्तान भी परेशान हो जाता है, चीन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये दोस्ती 1-2 साल की नहीं 18 साल पुरानी है। मोदी पुतिन की दोस्ती से जल गया पाकिस्तान। मोदी पुतिन की दोस्ती से जल गया पाकिस्तान। मोदी पुतिन की दोस्ती से चीन भी परेशान। मोदी पुतिन की दोस्ती से अमेरिका भी हैरान। ये यारी सब पर भारी। सुबह का उजाला यहां से होकर दुनिया में फैलता है और पूरी दुनिया को ऊर्जावान बनाता है। ये गर्मजोशी, ये अपनापन और ये दोस्ती, मोदी और पुतिन जब भी मिलते हैं बस चर्चे इनकी दोस्ती के होते हैं। लेकिन इस दोस्ती की शुरुआत कब हुई थी, इसके बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने खुलासा किया। बड़ा लपेट करके सवाल। 18 साल पहले जब पहली बार मोदी रूस गए थे, 18 साल पहले मोदी पुतिन की पहली मुलाकात, 18 साल पहले मोदी पुतिन की दोस्ती की शुरुआत। इस तस्वीर को देखिए जिसमें नरेंद्र मोदी पीछे की तरफ खड़े हैं, उनके साथ में उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खड़े हैं और आगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और व्लादिमीर पुतिन बैठे हैं। ये तस्वीरें साल 2001 की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी रूस के दौरे पर गए थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के CM थे। रूस के दौरे पर पीएम मोदी ने उस दौर को याद करते हुए ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने गुजरे 18 साल में रूस और राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रगाढ़ हुए संबंधों का जिक्र भी किया। उन्होंने लिखा, आज 20वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के दौरान मेरा मन नवंबर 2001 के भारत रूस शिखर सम्मेलन में भी गया, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। उस समय मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के लिए सम्मानित किया गया। तब 2001 में मैं मॉस्को पहुंचा, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और हमारी ये पहली मुलाकात थी। लेकिन पुतिन ने ये आभास नहीं होने दिया कि मैं कम महत्वपूर्ण हूँ और मैं एक छोटे राज्य से हूँ या फिर मैं एक नया व्यक्ति हूँ।
उन्होंने मेरे साथ मित्रवत व्यवहार किया। परिणाम ये रहा कि दोस्ती के दरवाजे खुल गए। 18 साल पहले शुरू हुई दोस्ती आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है। मोदी और पुतिन बेहद इत्मीनान से बेतकल्लुफी के साथ मिलते हैं। साफ दिखता है दोनों की दोस्ती का रंग कितना गहरा है। यही वजह भी है कि मोदी जो भी फैसला लेते हैं पुतिन भी उसमें शामिल होते हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान के रवैये पर पीएम मोदी ने फिर कहा कि हमारा आंतरिक मामला है, जिस पर पुतिन सहमति जता रहे थे। इस क्षेत्र में हमारे संबंधों का मजबूत आधार होगा रूल बेस्ड ऑर्डर, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए सम्मान और अंदरूनी मामलों में दखल से परहेज। रूस के व्लादिवोस्तोक में मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं में गजब की केमिस्ट्री भी दिखी। इससे पहले पीएम मोदी का पुतिन ने गले लगाकर स्वागत किया। फिर बाद में दोनों नेता जहाज में साथ घूमते दिखे। केबिन में काफी देर तक बैठकर बात की। मोदी ने यह भी बताया दोनों रात 1 बजे तक कई अहम मुद्दों पर बातचीत करते रहे। मैं अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा। हम जब भी मिलते हैं तो बहुत खुले दिल से और बहुत समय लेकर के मिलते हैं। कल अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच उन्होंने मेरे साथ अलग अलग स्थानों पर कई घंटे बिताए और रात के 1 बजे तक हम एक साथ रहे। पीएम मोदी रूस दौरे के दूसरे दिन ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शामिल हुए, जहां ईस्ट एक्ट पॉलिसी में एक मील का पत्थर रख दिया गया। ये पहली बार है जब भारत रूस की आर्थिक मदद कर रहा है। हम मिलकर स्पेस की दूरियां भी पार करेंगे और समंदर की गहराइयों से समृद्धि भी निकाल के ले आएंगे। भारत और रूस में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें रक्षा, व्यापार, पर्यटन और ऊर्जा से जुड़े क्षेत्र अहम थे। इसके अलावा व्लादिवोस्तोक में मोदी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट फिर दोहराया। साथ ही गिरती इकोनॉमी पर भी अपनी बात रखी। मोदी पुतिन की दोस्ती कितनी सहज है, जिसे देखकर लगता है कि दोनों इशारों में एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। मोदी ने जिक्र भी किया कि पुतिन को पहले ही भरोसा था कि दोबारा मोदी चुनकर आएंगे और पुतिन ने चुनावों से पहले ही रूस आने का न्योता भी भिजवा दिया था। ये हमारी साझेदारी के नए अध्याय की शुरुआत होगी। मैं जब भी रूस आया हूं तो भारत के लिए यहां प्यार, मैत्री भाव और सम्मान ही पाया है। आज भी इन्हीं भावनाओं का अनमोल उपहार और गहरे सहयोग का संकल्प यहां से लेकर के जा रहा हूं। मोदी पुतिन की बढ़ती दोस्ती चीन पाकिस्तान को परेशान करने वाली है, साथ ही अमेरिका के लिए भी, क्योंकि बीच में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के रवैये ने भारत की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन मोदी की दोस्ती की वजह से ट्रंप भी झुकने पर मजबूर हुआ। लेकिन उस दोस्ती और इस दोस्ती में फर्क दिखता है। यहाँ रिश्ता पुराना और प्रगाढ़ है, जिसे मोदी अपने अंदाज में बयान करते हैं। दरअसल एशिया में भारत को दबदबा बनाए रखने के लिए रूस का साथ जरूरी है और साथ ही पाकिस्तान और चीन को साधने के लिए अमेरिका के पलटू रवैये के बीच एक अस्थायी दोस्त भी जरूरी है। मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं, समझते हैं कि वो दोस्त पुतिन से बेहतर कोई नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको बताते हैं मोदी पुतिन की दोस्ती से क्या फायदा होगा। मोदी पुतिन की दोस्ती से भारत का एशिया में दबदबा बढ़ेगा। चीन, पाकिस्तान के सामने भारत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते बढ़ने से अर्थव्यवस्था जाहिर है बढ़ेगी। सामरिक लिहाज से संबंध मजबूत होंगे। भारत को अत्याधुनिक हथियार मिलेंगे। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग मिलेगी। स्पेस में भारत और मजबूती से दखल देगा। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में नया शांति संतुलन बनेगा। एक बैलेंस बनने में मदद मिलेगी और अमेरिका पर ज्यादा निर्भरता कम होगी। ईस्ट एक्ट मिशन में भारत 2 कदम आगे बढ़ा। यूएन में भारत का पक्ष रूस मजबूती से उठाता रहा है, आगे भी उठाता रहेगा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूत सहयोग मिलेगा। देश के इतिहास में आज एक बड़ा दिन है जब करप्शन के मामले में देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को जेल जाना पड़ा। हालांकि चिदम्बरम को एयरसेल मैक्सिस मामले में अग्रिम बेल मिल गई है, लेकिन
आईएनएक्स मीडिया मामले में कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब चिदंबरम को 14 दिन तिहाड़ में आम कैदी की तरह रहना होगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कभी भी जनता के इस पैसों पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। खुद कानून बनाने वाला जेल चला गया, देश का पूर्व गृहमंत्री जेल चला गया, मोदी का टारगेट नंबर 1 पूरा हुआ। जहां एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत मिली, वहीं कुछ देर बाद कोर्ट से बुरी खबर आई। आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम की मुश्किल और बढ़ गई। सीबीआई हिरासत के बाद कोर्ट में पेशी और पेशी के बाद जेल, यानी पी चिदंबरम देश के ऐसे पूर्व गृहमंत्री बन गए हैं जो जेल चले गए। सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया है। चिदंबरम को 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में रहना होगा। पी चिदंबरम को अलग सेल में रखा जाएगा। चिदंबरम को तिहाड़ के जेल नंबर 7 में रखा जाएगा। इससे पहले चिदंबरम ने जमानत अर्जी दी थी जो नामंजूर हो गई, जिसके बाद उन्हें शाम 7 बजे तिहाड़ जेल ले जाया गया। इसके बाद उनकी मेडिकल जांच की गई। चिदंबरम को तिहाड़ पहुंचने पर जेल प्रशासन ने उनका कोर्ट ऑर्डर चेक किया, जिसके बाद जेल नंबर 7 में उनको ले जाया गया। सेल में अलग बेड और वेस्टर्न टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। खास दवाइयों के साथ चिदंबरम को चश्मे दिए जाएंगे। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चिदंबरम के साथ किसी दूसरे अंडर ट्रायल कैदी की तरह बर्ताव होगा। जेल नियम के मुताबिक रात 9 बजे सेल को लॉक कर दिया जाएगा, जिसे सुबह 7 बजे खोला जाएगा। सुबह नाश्ते में दलिया या चाय बिस्किट दिया जाएगा। नाश्ते के बाद वो टहल सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोपहर को लंच का वक्त 1 बजे होगा, जिसमें दाल रोटी दी जाएगी। इसके बाद चिदंबरम जेल लाइब्रेरी या फिर टेलीविजन देखने हॉल में जा सकते हैं। डिनर रात में करीब 7 से 8 बजे के बीच मिलेगा। परिवार का कोई सदस्य सिर्फ कोर्ट के आदेश के बाद ही उनसे मिल पाएगा। चिदंबरम की सेल के सामने 24 घंटे Z श्रेणी की सुरक्षा रहेगी। एक प्रॉपर मैनुअल है तिहाड़ जेल का, जो फॉलो करना बहुत जरूरी है। उन्हें एक नॉर्मल अंडर ट्रायल की तरह यहाँ पर रखा जाएगा। किसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें नहीं दिया जाएगा। जो चीजें कोर्ट ऑर्डर में मेंशन हैं, सिर्फ वही चीजें उन्हें जेल अथॉरिटी की तरफ से दी जाएंगी। इससे पहले चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, जब कोर्ट ने उनके और बेटे कार्ति चिदंबरम की ईडी की गिरफ्तारी से अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम और कार्ति को कोर्ट से जमानत मिल गई। Both the Aircel Maxis and the INX case are non-cases, and they will never see the light of day. They'll never be. I don't think proper charge sheets will ever be framed, and we'll never have trials. But for political reasons, we have to go through this process where government critics of the government will be targeted. आपको बता दें, चिदंबरम पर वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश में करप्शन का आरोप है, जिसमें 2007 में 305 करोड़ रुपए लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई गई थी। जिन कंपनियों को फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते थे। सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और खबर की खबर में इससे पहले कि हम आपको सुर्खियों की तरफ ले जाएं, इस वक्त की एक अहम खबर बता देते हैं। कश्मीर में देश विरोधी पोस्टर्स कुछ लोगों ने चिपकाए हैं। कश्मीर में सामान्य होते हालात के खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं और उन्हीं की ये करतूत है। कश्मीर के दुश्मनों ने ये भड़काऊ पोस्टर्स चस्पा किए हैं और वो नहीं चाहते कि घाटी में हालात सामान्य हो। उन्होंने पोस्टर्स में भी यही लिखा है कि यहां पर स्थितियां सामान्य ना होने दें। तो वो विघ्न संतोषी लोग जिन्हें अशांति में, अस्थिरता में ही जिंदगी दिखाई देती है, उन्होंने घाटी में स्थितियां सामान्य होने की बौखलाहट के रिएक्शन में ये पोस्टर्स चस्पा किए हैं। आइए आपको सुर्खियों की तरफ ले चलें।